कौन कर रहा है स्क्रीन शेयर? चले उतनी देर मुझे बता दें कि सोर्स और रेजर्वायर का डिफरेंस क्या होता है। कोई कोई एक बंदा बता दे प्लीज। सो रेजर्वॉयर तो एक्चुअली वहाँ होता है जहाँ पे जो बैक्टीरिया या वायरस या जो भी एजेंट है वो ग्रो करता है, और वहाँ पे एक हैबिटेट होता है उसका, जहाँ से स्प्रेड होती है डिजीज़ बेसिकली। और सोर्स सोर्स क्या होता है? जहाँ से शायद सोर्स वो ट्रांसमिट होता है, जहाँ से वो ट्रांसमिट नहीं, होता है, I स्प्रेड think होती the है। point of रिजर्वायर तो exit जहाँ पे अगर आपको याद होगा कि मैम ने वो एक 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 कंटेनर बनाया था जिसके नीचे टैप, contain. और वो कंटेनर के Exactly. अंदर बेसिक दैट वाज द रेजर्वायर एंड दैट टैप वाज द सोर्स पॉइंट। सोर्स ने तो आई थिंक मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी शेयर की थी मैम ने। वो उसके बाद आती है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। आगे से आइदर वो डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन हो सकती है या व्हीकल या वेक्टर बेस्ड ट्रांसमिशन हो सकती है। डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन होगी तो उसमें व्हीकल या इंटरमीडिएट कोई वेक्टर इन्वॉल्व नहीं होगा। और अगर व्हीकल है या वेक्टर है, जैसे वेक्टर है तो ऑब्वियसली कोई मॉस्किटोज की एग्जांपल्स हैं, वो तो मैम ने ऐसी कोई एग्जांपल नहीं दी थी, लेकिन मलेरिया की एग्जांपल है वेक्टर बॉर्न में, या डेंगू की एग्जांपल है वेक्टर बॉर्न में। व्हीकल है तो व्हीकल की एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट मैम ने दी थी। मैंने अब कल भी आपको बताया था कि कॉमन व्हीकल है कि जिसमें जो ट्रांसमिशन हो रही है इन्फेक्शियस एजेंट की वो एक सिंगल सोर्स से है, उस कम्युनिटी में जिस कम्युनिटी में वो डिजीज एग्जिस्ट कर रही है। आगे से दिस कॉमन व्हीकल कैन लीड टू सिंगल एक्सपोजर, मल्टीपल एक्सपोजर और कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर। सिंगल एक्सपोजर है तो वो जस्ट वंस होगा, मल्टीपल एक्सपोजर है तो वो मल्टीपल टाइम्स होगा, और कॉन्टिन्यूस है तो वो कॉन्टिन्यूस कंटेमिनेशन करेगा। जिसकी सिंगल एक्सपोजर में सिंगल आउटब्रेक ऑफ फूड पॉइजनिंग था, मल्टीपल एक्सपोजर में मल्टीपल आउटब्रेक्स थे फूड पॉइजनिंग के, और कॉन्टिन्यूस सोर्स में जो वाटर कंटामिनेशन होती है सीवेज लीकी पाइप्स के थ्रू। और डॉक्टर अली पीरियोडिक भी था एक मेरे ख्याल से। वो बेसिकली पीरियोडिक कॉन्टिन्यूस की ही टाइप है। इट कैन बी आइदर पीरियोडिक और परसिस्टेंट। नहीं, पीरियोडिक में बेसिकली कॉन्टिन्यूस में ये होता है। पीरियोडिक की एग्जांपल मैम ने इसलिए दे दी थी कि पीरियोडिकली जैसे जो सीवेज पाइप्स होते हैं ना, जैसे उनमें प्रेशर इंक्रीज करता है, तो वो प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो उनके लीकी जॉइंट्स लीक करते हैं, अदरवाइज वो लीक नहीं करते। तो पीरियोडिक कंटामिनेशन हो रही होती है वाटर सोर्स की, इंटरमिटेंट कंटामिनेशन और फ्रीक्वेंट इंटरवल से। मतलब वो जब भी उसकी जो है वो आप कह लें कि प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है। इट कैन बी पीरियोडिक, इट कैन बी इंटरमिटेंट, और अगर कॉन्टिन्यूस में जो है ना वो मतलब, और इट कैन बी डायरेक्ट कॉन्टिन्यूस जिसमें परसिस्टेंटली लीकेज हो, कोई पाइप फट गया अंडरग्राउंड, सीवेज और पानी का पाइप मिक्स हो रहे हैं, पीने वाला पानी या यूजेज का पानी, वो टैप वाटर मिक्स हो रहे हैं, तो फिर हमारी जो है वो कॉन्टिन्यूस एक्सपोजर होगा हमारा। ठीक है। अब मुझे इंडेमिक, एपिडेमिक और पेंडेमिक को हमने बहुत दफा रिवाइज किया था, अगर इसकी कोई एग्जांपल आप लोगों में से बता दे प्लीज। Endemic is a disease which is present throughout the year. नहीं तो कभी अपीयर हो भी सकती है, फिर नहीं खत्म इंडेमिक वो डिजीज होती है जो कि यूजुअल अकरेंस होती है किसी भी डिजीज की कम्युनिटी में। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि हमारी कम्युनिटी में 100 केसेस हर साल या 150 के अराउंड, या मतलब प्लस माइनस 100-200 के अराउंड केसेस मलेरिया के होते ही होते हैं। तो दिस इज द यूजुअल अकरेंस, दिस इज एंडेमिक। हमें पता है हमारे यहाँ पे मलेरिया, हमें पता है हमारे यहाँ पे टाइफाइड है, हमें पता है हमारे यहाँ पे डेंगू है, लेकिन उनकी जो यूजुअल अकरेंस है वो दैट इज एंडेमिक। अगर ये यूजुअल अकरेंस से, फॉर एग्जांपल, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें पता है कि हमारे यहाँ पे
एवरी ईयर एवरेजली 400-500 केसेस आते हैं, लेकिन इस साल एकदम से ये केसेस 1000 पे चले गए हैं, तो दैट इज एपिडेमिक, कि वो इंडेमिक एपिडेमिक में शिफ्ट हो गया। यूजुअल अकरेंस से जो डिजीज है वो एक्सेस में चली गई। आप लोग सुन रहे हैं? जी बिल्कुल, हाँ जी डॉक्टर। और यही एपिडेमिक जब बाउंड्रीज से इंटरनेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है, बॉर्डर्स को क्रॉस कर जाता है और डिफरेंट रीजन्स को इन्वॉल्व कर लेता है ग्लोब के, तो इसको पेंडेमिक कहते हैं। पेंडेमिक कहते हैं, एग्जैक्टली। ठीक है। ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज एग्जैक्टली। एक चीज जो मैं दरमियान में मिस कर गया, वो स्लाइड जो मुझे किसी ने कहा है कि मुझे वो समझ नहीं आई, वो स्लाइड अगर आप प्लीज खोल दें। एग्जैक्टली, अगर स्लाइड्स खोल दें तो बहुत इजी हो जाएगा। आपने स्लाइड शेयर नहीं की हुई। यस प्लीज, कोई सीजनल होती है चीज, जैसे फॉर एग्जांपल डेंगू है, राइट? तो वो क्या एंडेमिक में आएगा क्योंकि यूजुअल अकरेंस है ना? हाँ जी, यूजुअल अकरेंस है, लेकिन अगर एकदम से बहुत ज्यादा केसेस हो जाएंगे तो ये एंडेमिक पेंडेमिक में शिफ्ट हो सकता है। ठीक है। और एंडेमिक जो तो ये जो एलर्जिक रिनाइटिस वगैरह या हे फीवर, ये किस में फॉल करता है? ये भी एंडेमिक्स में होता है? एंडेमिक्स है ना, एंडेमिक्स है, लेकिन अगर इसकी वजह से हॉस्पिटलाइजेशन, बेसिकली एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं HMIS, हॉस्पिटल मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये हमें डाटा, क्लिनिक्स हमें डाटा, और प्लस जितने भी मेडिकल सेटिंग्स हैं वो डाटा देते हैं। एक हमारे पास नोटिफाइबल डिजीजेस हैं, एक लिस्ट है कि ये जो डिजीजेस हैं, अगर लेट सपोज मैं क्लिनिक कर रहा हूँ, मैं पीड्स क्लिनिक करता हूँ, मेरे पास अगर जो है वो डेंगू का पेशेंट आएगा, तो मैं बाउंड हूँ लीगली कि मुझे वो रिपोर्ट करना है डेंगू का केस। इस तरह से डाटा कलेक्ट होता है, और गवर्नमेंट के पास जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं उनके पास वो डाटा होता है कि जी इतने केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन अगर वो नॉर्मल एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस से वो केसेस बढ़ जाएंगे, तो वो उसको एपिडेमिक कंसिडर करेंगे। वो कहेंगे कि ये एपिडेमिक है, ये कोई नया सर्ज आ गई है, इस जो यूजुअल अकरेंस है डिजीज इससे ज्यादा हो गई है। तो वो फिर देखते हैं कि उनकी लेजिस्लेशंस में या उनके कंट्रोल में या उनकी पॉलिसीज में ऐसे क्या, या लोगों के लाइफस्टाइल में, या ऐसा क्या हुआ है उसके एजेंट के या होस्ट के या वेक्टर के, या किस चीज में क्या चेंज आया है कि एकदम ये एपिडेमिक हो गया है दोबारा से। exactly. आपको समझ आई है चीज? जी ठीक है। अच्छा, एक चीज जो स्लाइड हम मिस कर गए थे, प्लीज इकरा आपने स्क्रीन शेयर की हुई है, तो आप लेक्चर खोल दें और ये स्लाइड नंबर 39 पे आ जाएं। यहाँ से शो हो रहा है कि मैंने शेयर की हुई है, आप उनको नजर नहीं आ रही। यहाँ मेरे सामने नहीं, हमें आपका वो एक मेन, आप एक दफा इसको क्विट करके दोबारा से करें। वो सिलेक्ट हुआ है, पर आई थिंक वो ओपन नहीं। जी जानू, अगर आपने मुझे तंग किया ना बेटा, किधर है एपिडेमियोलॉजी, इंट्रो टू एपिडेमियोलॉजी। स्लाइड नंबर 39 खोल लिया आपने। जी प्लीज। अच्छा, इसमें आप देखें कि ये वो वाली डायग्राम है जो मुझे किसी ने कहा है कि एक्सप्लेन करना है। इसके राइट साइड पे होस्ट के रिस्पॉन्स है,
किसी भी जब भी कोई किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट से बॉडी एक्सपोज होती है और लेफ्ट साइड पे सेलुलर रिस्पॉन्सेस, तो हमने बॉटम से अपवर्ड्स जाना है। पहले सब क्लिनिकल डिजीज है या राइट साइड पे और ऊपर क्लिनिकल डिजीज है और लेफ्ट साइड पे बिलो विजुअल चेंजेस और डिसर्नेबल इफेक्ट। अच्छा, अब आप देखें कि जैसे ही बॉडी एक्सपोज होती है किसी भी इंफेक्शियस एजेंट पे, तो उस इंफेक्शियस एजेंट की अटैचमेंट विद द सेल और पैरेलल में जो होस्ट रिस्पॉन्स होता है, वो बॉडी जो है वो अभी इनिशियल फेजेस में होती है, कोई इन्फेक्शन के साइंस एंड सिम्टम्स नहीं होते, बॉडी अभी कोई इन्फेक्शन शो नहीं कर रही होती क्योंकि ऑर्गेनिज्म के साथ जस्ट एक्सपोजर हुआ होता है। इवन एट दैट पॉइंट जो बंदा होता है उसे भी नहीं पता होता कि वो एक्सपोज्ड हो चुका है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसी भी तरह के, आइदर इट्स एनी बायोलॉजिकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेम पैरेलल साइड पे जो सेलुलर रिस्पॉन्स होता है कि जो सेल है उसकी जो ऑर्गेनिज्म है उसकी अटैचमेंट सिर्फ होती है सेल के सेलुलर वॉल पे जाके। नेक्स्ट फेज में चले जाएं, ये भी सब क्लिनिकल की सेकंड स्टेज है जिसमें के रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो रही होती है सेलुलर लेवल पे, और क्लिनिकली अगर हम देखें होस्ट के अंदर, अगर हम बीइंग डॉक्टर्स उसको देखते हैं तो बंदे में ऑर्गेनिज्म मौजूद होते हैं लेकिन अभी तक साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं हुए थे। इसकी रीजन ये है कि इसके पैरेलल, क्योंकि सेलुलर लेवल पे वायरल या बैक्टीरियल या जो भी वो इन्फेक्शियस एजेंट है उसकी बॉडी मल्टीप्लाई तो कर रही है लेकिन उसका एक क्रिटिकल मास नहीं अचीव हुआ। क्रिटिकल मास वो मिनिमम नंबर ऑफ वायरल लोड या मिनिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया इनसाइड द बॉडी हमें चाहिए डिजीज के साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये सारा सब क्लिनिकल फेजेस में ये हमारे होस्ट रिस्पॉन्स और सेलुलर रिस्पॉन्सेज हो रहे होते हैं पैरेलल, यानी पहले जब एक्सपोज हुआ। ओके डॉक्टर अली, मैं इसलिए आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ जो सब क्लिनिकल डिजीज वाली स्टेज है इसमें वो बंदा कैरियर है, वो कैरियर है जी। इसमें जरूरी नहीं है, ये तो फ्यूचर डिसाइड करेगा ना कि वो कैरियर होगा कि नहीं होगा, लेकिन उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। हाँ, तो कैरियर में तो डॉक्टर अली होता नहीं है, बिकॉज ही इज अ कैरियर, ही इज हैविंग इट, बट उसमें कोई क्लिनिकल साइंस नहीं होता है। मतलब आई डोंट नो वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, मगर अगर आप एक्सप्लेन कर दो। मैं आपको बताता हूँ, जो सब क्लिनिकल फेज होती है और जो कैरियर फेज होती है, ठीक है, इसमें डिफरेंस ये है कि सब क्लिनिकल में आपके टेस्ट से आ जाता है कि वो इन्फेक्शन है, और कैरियर में टेस्ट से नहीं पता है। मगर सब क्लिनिकल डिजीज स्टेज पे क्या वो कैरियर नहीं होता? दैट इज व्हाट मैं एक चीज असल में क्लियर करना चाह रही हूँ। देखिए, जो सब क्लिनिकल फेज है ना, ठीक है, ये जो सब क्लिनिकल फेज है, इसका जो फ्यूचर होता है ना, ये बीच में किसी का माइक ऑन है, जो सब क्लिनिकल डिजीज है ना, उसका मेरे ख्याल से जो मुझे इस डायग्राम से समझ आई है, ठीक है, कि आइदर या तो वो प्रोग्रेस कर सकती है क्लिनिकल डिजीज में या वो परसिस्टेंट सब क्लिनिकल फेज में ही रहता है और कैरियर बन जाता। ठीक है डॉक्टर, ठीक है, आई गॉट सम आइडिया ऑफ इट। ठीक है, क्लिनिकल में जाकर तो डिजीज बन जाएगा डॉक्टर साहब। एग्जैक्टली, अगर तो वो डिजीज अगर तो वो सब क्लिनिकल डिजीज जो है वो क्लिनिकल डिजीज में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है, तो उसकी सेवेरिटी बताई हुई है और दूसरी तरफ सेल लाइसिस रिस्पांस बताया हुआ है कि जो वायरल मैच्योरेशन है या वायरल एक्टिवेशन है वो हो चुकी है, उसका थ्रेशोल्ड लेवल आ गया है और उसने सेलुलर डिस्ट्रक्शन शुरू कर दिया एट सेलुलर लेवल, और होस्ट में उसने साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए। बेसिकली यही वो कॉन्सेप्ट था
जो कि मेरे दिमाग में फंसा हुआ है, जो मैंने मैम से डिस्कस करना है कि सब क्लिनिकल डिजीज जो है वो इट लीड्स टू क्लिनिकल डिजीज एट सम पॉइंट। इसलिए हम इस डिजीज को जो है वो अप्लाई करते हैं इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस दोनों पे, जबकि कैरियर जो है, कैरियर स्टेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक इन्फेक्शियस डिजीज की टर्मिनोलॉजी है कि ये कैरियर है, इसमें इन्फेक्शियस एजेंट है, ये खुद बीमार नहीं है, ना इसको बीमारी होगी, ये सिर्फ दूसरों को पास ऑन कर रहा है। जबकि सब क्लिनिकल डिजीज में बीमारी मतलब इन्फेक्शियस एजेंट होता है, या वो प्री क्लिनिकल फेज में होता है, या मतलब प्री डायबिटिक फेज में या प्री हाइपरटेंसिव फेज में होता है, और इन फ्यूचर वो डिजीज बना लेता है। डॉक्टर साहब, सब क्लिनिकल डिजीज में टॉक अबाउट पोलियो, क्योंकि मैंने ये चीज पढ़ी थी कहीं पे, तो इसलिए मेरे जहन में ये कंफ्यूजन है कि मैम की अगर आप स्लाइड देखें ना ऊपर, तो मैम ने बड़ा क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है कि जो सब क्लिनिकल डिजीज है दैट इज नॉट डेस्टिन्ड टू बिकम क्लिनिकली एप्टेड। मुझसे ना ये लाइन जो है ना, मुझे वो समझ नहीं आ रही, कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है बाकी जगहों पे जो मैंने रिसर्च किया, बाकी जगहों से जो पढ़ा। अगर किसी का कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है इस चीज पे तो मुझे बता दें। ये तो मैंने भी पढ़ा ना कि सब क्लिनिकल जो है वो समहाउ लीड करती है क्लिनिकल डिजीज को। एग्जैक्टली, मैंने भी हर जगह ये पढ़ा। मैंने आज फिर खोल के पढ़ा था मैं, और मुझे ये चीज मजीद कंफ्यूज हो गया मैं कि सब क्लिनिकल तो क्लिनिकल में जाती जाती है, तो मैम ने क्यों लिखा हुआ। तो फिर इसका हल मैंने ये सोचा कि मैं मैम को डायरेक्टली फोन करके मैम से ये चीज क्लियर करूं। वो क्लिनिकल में जाएगी, इसीलिए तो इस कॉन्सेप्ट को आइसबर्ग कह रहे हैं कि लाइक यू नो कि पहले वो छुपा हुआ था और अब वो क्लिनिकली जाहिर हो चुका है। वरना हम आइसबर्ग बोलेंगे कि नहीं, तो ये चीज जो कि सब क्लिनिकल स्टेज में वो कैरियर होता है और क्लिनिकल में वो केस होता है, मगर क्लिनिकल सब क्लिनिकल और कैरियर में डिफरेंसेस हैं, तो उससे वो कैसे इनको एक्सप्लेन कर सकती हैं? मैं आई थिंक मैम से पूछना चाहिए। अभी सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन ही सब क्लिनिकल और कैरियर की है, ठीक है। और मैंने जो इंटरप्रेट किया है ना, वो सब क्लिनिकल में और कैरियर में जो डिफरेंस है ना वो दो हैं। एक तो सब क्लिनिकल में प्रोग्रेस करती है और प्लस ये लैब एविडेंस देती है, और कैरियर ना तो डिजीज प्रोग्रेस मतलब क्लिनिकल डिजीज बनाएगी और ना ही लैब एविडेंस देगी। ये दो चीजें मेरे जहन में that's right. जो मेरी रिसर्च से मुझे मिली। तो डॉक्टर अली, यू आर अ डॉक्टर, यू मस्ट बी हमने भी यही पढ़ा था कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं बॉडी के अंदर जो दूसरों को अफेक्ट करते हैं मगर आपको खुद नहीं शो होते। डॉक्टर अली एक और कैरियर जैसे कोविड है, समटाइम हम सिर्फ कैरियर होते। जी 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 प्लीज। इसमें लेटेंट स्टेज कौन सी होगी? जैसे एक लेटेंट भी है ना हमारे पास, लेटेंट डिजीज, तो वो होगी इसमें सब क्लिनिकल में? इसमें लेटेंट फेज ये वाला होता है बेसिकली जब इन्फेक्शन से एक्सपोजर होता है ना, तो उसके मल्टीपल फेज होते हैं, या तो वो जाके सो जाता है अंदर, जिसको हम लेटेंट फेज कहते हैं, यानी वो अपना अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया लेकिन वो जाके इनएक्टिव हो गया। अगर आपने हेपेटाइटिस सी की पढ़ा हो कि हेपेटाइटिस सी जब इन्फेक्शन होता है किसी को, तो वो बहुत अरसे तक अनडायग्नोज्ड रहता है। वो वायरल मल्टीप्लिकेशन उसकी इतनी स्लो है, वो इतने अरसे तक पॉजिटिव ही नहीं आता, वो साइलेंटली पड़ा रहता है कुछ केसेस में। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि हम इसमें उसको सब क्लिनिकल स्टेज पे ये सब क्लिनिकल नहीं है, सब क्लिनिकल इज अ सेपरेट एंटिटी। सब क्लिनिकल में डिजीज एपरेंट नहीं है, लेकिन वायरल एक्टिवेशन है या बायोलॉजिकल एक्टिवेशन है, अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो एक्टिव है। जो लेटेंट है उसमें तो ऑर्गेनिज्म एक्टिव ही नहीं है, वो अंदर जाके साइलेंटली पड़ा हुआ है, वो मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। Is that going to be transmitted? ये ट्रांसमिट नहीं होती, it only stays in your body. वो देखें, लेटेंट जो डिजीज है वो किसी भी टाइम एक्टिव हो सकती है, ट्रांसमिट होती है या डॉक्टर?
ट्रांसमिट नहीं होती, क्योंकि उसमें कोई एक्टिव जो होता है ना ऑर्गेनिज्म, मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही है। ठीक है, थैंक यू। नो एक्टिव मल्टीप्लिकेशन। ये अगर आप मैडम की वो पढ़े ना एग्जैक्टली, लेटेंट एन इन्फेक्शन विद नो एक्टिव मल्टीप्लिकेशन, तो जब मल्टीप्लिकेशन ही नहीं हो रही तो आप शेड कहां से करेंगे? सिर्फ जो है वो जेनेटिक जो मैसेज है वो जाके इनकॉर्पोरेट होके साइलेंटली पड़ा रहता, वायबल ऑर्गेनिज्म नहीं होता। तो ना डिजीज है, ना इन्फेक्शन फैल रहा है, ना वो बंदा इन्फेक्टिव है, बट इन फ्यूचर वो किसी भी टाइम एक्टिवेशन हो सकती है। डॉक्टर अली जी, इसमें आपको याद होगा हमने कम्युनिटी मेडिसिन में एक बुक पढ़ी थी, जो यहाँ पे डॉक्टर हजरात है उनको पता ही होगा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मैंने अपने सामने अभी वही खोली है, उसके ये जो पेज नंबर 90 है, पता नहीं आपके पास कौन सा एडिशन होगा, इसमें लिखा हुआ है सब क्लिनिकल। मेरे पास, मैंने अपनी सारी बुक्स जो है ना वो मेरी आदत है, मैं पढ़ लेता हूँ एक दफा तो मैं दे देता हूँ किसी ना किसी। अच्छा नहीं, मैंने रखी हुई है ये, और इसमें सब क्लिनिकल केसेस का जो है ना वो लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों ने क्लियर करना, मैं पढ़ के बता सकती हूँ। प्लीज प्लीज प्लीज। जी प्लीज मरियम बताइए। एक मिनट, मुझे जरा साइलेंस में जाने, आप लोगों को डिस्टॉर्शन काफी आ रही होगी। एक अच्छा, ये जो सब क्लिनिकल केसेस आर वेरियसली रेफर्ड एज इनएपरेंट, covert, missed or abortive cases. They are equally important as a source of infection. The disease agent may multiply. एक second. अच्छा, the disease agent may multiply in the host but does not manifest itself by signs and symptoms. The disease agent is eliminated and contaminates the environment in the same way as the clinical cases. आप लोग सुन रहे हैं? आवाज आ रही है? जी जी प्लीज। आ रही है सुन रहे हैं। Persons who are thus suck contribute more than symptomatic patients to the transmission of infection to others, and what is more, they do not appear in any of the statistics. Subclinical cases play a dominant role in maintaining the chain of infection, endemicity bracket में लिखा हुआ है, in the community. Subclinical infection can be detected only by laboratory test. Example, recovery of the organism, antibody response, biochemical and skin sensitivity test. Okay, bearing a few, अच्छा इसमें उन्होंने कुछ examples बताई हैं. Measles की जैसे subclinical infection occur in most infectious diseases. In some diseases, rubella, mumps, polio, hepatitis A, hepatitis B, and Japanese encephalitis, influenza, diphtheria. A great deal of subclinical infection occurs. Since subclinical infections occur frequently during the person's lifetime, they are responsible for the immunity shown by adult humans to a variety of disease-producing microbes. Basically, कल हमने बात की थी ना, जिसमें हमने डिफरेंसेस थोड़े से नोट डाउन किए थे, मैंने बी कैरियर और सब क्लिनिकल की, ये वही बातें हैं जो यहाँ पे भी बताई गई हैं। ठीक है, तो डॉक्टर मरियम आप इसका अगर पिक्चर लेके हमें सेंड कर दें तो वी कैन आल्सो वंस मोर टाइम रीड इट अगेन जब आप फ्री हो, व्हेनेवर यू आर फ्री। नहीं मैं भेज देती हूँ। वैसे ही मुझे ये असल में मैंने कहा चलो मेरे पास ये बुक पढ़ी हुई थी एक ही कम्युनिटी, तो मैंने कहा इसमें मैं एपिडेमियोलॉजी का चैप्टर खोल के देख लूँ। उसमें ये टर्म्स काफी अच्छी तरह से एलैबोरेट की गई हैं। जब स्लाइड चेंज करनी हो जरा ऊंची से आवाज दे देना। मैं इसमें एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगी। आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी प्लीज। आ रही है। अच्छा, मतलब मेरा जहाँ तक आइडिया है ना, आप लोग ये सब क्लिनिकल कैरियर की बात कर रहे हैं। अ कैरियर कैन स्टे इन अ सब क्लिनिकल डिजीज स्टेज, क्योंकि कैरियर इस टाइम सिम्टम्स शो भी कर सकता है। जरूरी नहीं है कि कैरियर कभी सिम्टम नहीं शो कर सकते। मतलब अगर हम अपने डेली उसमें ना प्रैक्टिकल उससे बात करें तो कैरियर कैन समटाइम्स लीड टू क्लिनिकल डिजीज सिचुएशन। तो उस लिहाज से सब क्लिनिकल में कैरियर भी इंक्लूड हो सकता है। मतलब मेरा जहाँ तक मुझे मेरी जो कंफ्यूजन थी ना, मैंने ये एग्जैक्ट चीज पढ़ी थी कि द प्रेजेंस ऑफ अ डिजीज विदाउट ऑब्वियस सिम्टम्स यूजुअली इंडिकेट्स
अर्ली स्टेज इन द एवोल्यूशन ऑफ डिजीज। अच्छा, राइट। अब कई जगहों पे सब क्लिनिकल की ये डेफिनेशन है कि ये क्लिनिकल की अर्लियर फेज है जिसमें अभी तक डिजीज एपरेंट नहीं हुई, लेकिन जो मैडम ने स्लाइड में लिखा हुआ है ना, मैडम ने ये लिखा हुआ है कि ये कभी ये सब क्लिनिकल वाली जो डिजीज है कभी क्लिनिकल में कन्वर्ट ही नहीं होगी। जो मुझे समझ आया मैम की स्लाइड से, जो जिस चीज ने मुझे पागल किया हुआ काफी नहीं, मगर डॉक्टर अली मेरे तो ख्याल से होगी, मगर आई डोंट नो, हम स्लाइड्स में तो यही लिखा हुआ है, ये मैम से एक दफा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलें, ठीक है। लेकिन सब क्लिनिकल और कैरियर दो डिफरेंट चीजें हैं ना, है दोनों में एसिम्प्टोमेटिक किया था, लेकिन दोनों डिफरेंट चीजें। हाँ है एसिम्प्टोमेटिक, उसमें सबसे बड़ा डिफरेंस लैब एविडेंस का है। जो सब क्लिनिकल है उसमें हमारे पास लैब एविडेंस होता है, कैरियर में हमारे पास लैब एविडेंस नहीं होता। चले फॉर नाउ हम ये चीज ज़हन में रखते हैं, ठीक है। दोनों में डिजीज नहीं है, दोनों जो है ना वो इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है कि एक में जो है वो लैब एविडेंस है, एक में नहीं है, ठीक है जी। बाकी ये जो हमारा जो ज़हन में एक क्वेरी है ये हम मैम से डिस्कस कर और हम आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलें क्योंकि टाइम हो गया। ये डायग्राम समझ आ गई है आपको? जी जी आ गई है। जी जी। चले अब आगे चलते हैं। हमने ये कर लिया, आगे ये जो कर्व है, ठीक है, ये कर्व पे क्वेश्चन मैम ने एक रिडल दिया था, अगर आपको याद हो, कि जो है ना रिप्रेजेंट शार्प इंक्रीज एंड शार्प डिक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस। जी, एंडेमिक और एपिडेमिक में। तो मैम ने बेसिकली ये है ही सिर्फ एपिडेमिक की बात हो रही है, लेकिन है भी एपिडेमिक कर्व, ठीक है। शार्प इंक्रीज और शार्प डिक्रीज तो आया ही सिर्फ एपिडेमिक में, एपिडेमिक कर्व में। तो ये लाजमी एक कर्व याद रखनी है आपने। इससे रिलेटेड मैम सवाल जरूर देंगी, मुझे किसी सीनियर ने भी बताया था। डॉक्टर चलिए दोबारा बताएं, दोबारा से बताएं डॉक्टर अली क्या। अगर ये डायग्राम आती है तो हमें दोनों को लिखना पड़ेगा, सिर्फ एपिडेमिक को डिस्क्राइब करेंगे अगर ये फॉर इन केस अगर ये डायग्राम आती है तो? अगर तो डायग्राम आएगी तो फिर तो हम दोनों चीजों को एक्सप्लेन करेंगे जी, क्योंकि एंडेमिक था, यूजुअल अकरेंस थी, फिर एकदम से केसेस में शार्प इंक्रीज आया और शार्प डिक्रीज आया, यानी एपिडेमिक में कन्वर्ट हो गया एंडेमिक, ठीक है। लेकिन मैम ने जो रिडल दिया था वो ये दिया था कि आई रिप्रेजेंट शार्प इंक्रीज एंड शार्प डिक्रीज इन नंबर ऑफ केसेस। What am I? तो उसका आंसर था एपिडेमिक कर्व। एपिडेमिक कर्व खाली एपिडेमिक नहीं, एपिडेमिक कर्व पूरा बताना। इसी तरह था कि एब्रप्शन ऑफ नेचुरल बैलेंस, उसको हम क्या कहेंगे? ये भी मैडम ने रिडल दिया था, एब्रप्शन ऑफ नेचुरल बैलेंस। एक कम्युनिटी है, उसमें एक डिजीज का नेचुरल बैलेंस है कि वो एक नेचुरल बैलेंस इज एंडेमिक, तो उसका अगर नेचुरल बैलेंस डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एपिडेमिक, दैट इज एपिडेमिक, ठीक है। तो जो जहां पे शार्प इंक्रीज और डिक्रीज है दैट इज एपिडेमिक कर्व, और जहां पे ये आएगा कि नॉर्मल से कुछ चीज डिविएट की है एक कम्युनिटी में, नेचुरल बैलेंस है, तो दैट इज एपिडेमिक। इसका आउटब्रेक से तो नहीं कर सकते। आउटब्रेक जो है एपिडेमिक से मेरे ख्याल से इसका भी थोड़ा सा कोई एक है रिलेशन। देखिए, आउटब्रेक जो होता है ना वो एक एपिडेमिक की टाइप होती है जो कि एक छोटे से एरिया में, एक विलेज में या एक टाउन में या एक क्लोज पॉपुलेशन में एपिडेमिक हो जाए, एक क्लोज कम्युनिटी में एपिडेमिक हो, उसको हम आउटब्रेक कहते हैं, ठीक है। हेलो जी जी, हाँ जी। क्या करना है, आगे करना है? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं।
हर्ड इम्यूनिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें से भी सवाल आएगा, हमें लाजमन आएगा। हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है इन वेरी सिंपल टर्मिनोलॉजी? अगर आपके पास एक पॉपुलेशन है, आप उसके मेजॉरिटी लोगों को इम्यूनाइज कर दें अगेंस्ट अ डिजीज आइदर थ्रू नेचुरल प्रोसेस और थ्रू आर्टिफिशियल इंड्यूस्ड इम्यूनिटी, जैसे हम इम्यूनाइजेशन के प्रोग्राम्स करते हैं, ठीक है, या डिजीज हो के उन्हें इम्यूनिटी हो जाए या वो इम्यूनाइजेशन के प्रोसेस की वजह से इम्यूनिटी हो जाए। तो अगर मेजॉरिटी ऑफ लोगों में इम्यूनिटी हो गई है, तो जो स्मॉल चंक या स्मॉल पोर्शन बच जाता है लोगों का, वो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट हो जाते हैं टू दैट पर्टिकुलर डिजीज। इस कॉन्सेप्ट को हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अब इसकी बेसिस क्या है? अगर आपको याद होगा, शायद मैडम ने वो एक डॉट्स वाली डायग्राम बनाई थी, याद है आपको कि मैम ने एक डॉट्स वाली डायग्राम बनाई थी कि वो मैंने कहीं और से पढ़ी है या देखी है? नहीं, मैम ने ऐसी कोई डायग्राम नहीं। अच्छा, एक डायग्राम थी जिसमें मैंने देखा, जिसमें डॉट्स थे, रैंडम डॉट्स लगे हुए थे, सर्कल्स बने हुए थे छोटे छोटे रैंडम, और उसमें उन्होंने बताया कि देखिए हर्ड इम्यूनिटी में अगर हम मेजॉरिटी लोगों को कर देंगे जो है इम्यूनाइज करते हैं, तो जो छोटा चंक बच जाता है वो कैरियर से उसके जो चांसेस ऑफ एक्सपोजर है वो बहुत कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से हर्ड इम्यूनिटी काम करती है। आप मेरी बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं जी? कि अगर लेट्स सपोज एक कमरे में एक घर में एक विला में 100 लोग रहते हैं, हमने उन 100 लोगों को बचाना है, वो 100 लोग हैं, वो उस बाउंड्री के अंदर ही रहते हैं, हमने उनको किसी आउटब्रेक से बचाना है। हम क्या करेंगे कि हम उनमें से अगर 90 या 95 लोगों को इम्यूनाइज कर देंगे, तो बहुत उन 5 लोगों में वो बीमारी होने के बहुत कम चांसेस हो जाएंगे, या अगर होगी भी तो उस बीमारी के फैलने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि 95 लोग तो ऑलरेडी इम्यूनाइज हैं। वो बीमारी 5 लोगों के अंदर ही घूम के अगर आई तो घूम के खत्म हो जाएगी। इन दी फर्स्ट प्लेस तो 5 लोगों को इन्फेक्ट करना मुश्किल होगा, और अगर वो आ भी गई तो उन 5 लोगों से बाहर नहीं जा सकती। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। Immunize a large part of the population, the remaining part will be protected because of herd immunity. ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि हम जब इम्यूनाइजेशन कर रहे होते हैं ना, इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ये है कि हम जब इम्यूनाइजेशन का प्रोसेस कर रहे होते हैं, हम कोई भी इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, हमने कोई नई जो है वो एक नई इम्यूनाइजेशन इंट्रोड्यूस कराई है अपनी लोकेलिटी में, बीइंग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, हम 100% पॉपुलेशन को इम्यूनाइज नहीं कर सकते, क्योंकि लोग कभी आ रहे हैं उस पॉपुलेशन में, कभी जा रहे हैं, कभी माइग्रेट कर रहे हैं। कुछ लोग इम्यूनिटी उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हम उन्हें इम्यूनाइज कर सकें, तो 100% इम्यूनाइजेशन अचीव करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकल ग्राउंड। तो अब कुदरत ने क्या किया है कि अब अल्लाह की तरफ से ये कुदरती एक चीज है कि हम उसमें से 94 वैसे तो है कि अप टू 94% तक मीजल्स क्योंकि बहुत अग्रेसिव होती है, तो 94% तक अगर हम अचीव कर लें तो 6% लोग जो हैं पॉपुलेशन में, अभी ये 6% आपको बहुत थोड़े लग रहे हैं, लेकिन जहाँ पे मिलियंस की या बिलियंस की पॉपुलेशन में बात होती है तो ये नंबर बहुत बड़ा होता है कि आप 94 या 80 या 85 या 90% पॉपुलेशन को इम्यूनाइज कर रहे हैं और 10, 15 या 5 या 6% लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली रेजिस्टेंट हो गए। ठीक है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है एक तरह से, ये इम्यूनाइजेशन के जो कैंपेन्स हैं, प्रोसेस है, उसकी कॉस्ट इफेक्टिविटी भी बढ़ाती है। अब नेक्स्ट आते हैं कि जी हम कि इसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बल्कि मैंने आगे क्वेश्चन लिखा भी हुआ है कि जो है कि कंडीशंस फॉर इफेक्टिव हर्ड इम्यूनिटी।
हर्ड इम्यूनिटी सिर्फ उन केसेस में, उन बीमारियों में हो सकती है जो बीमारियां सिंगल होस्ट को इफेक्ट करती हैं, जिनमें मल्टीपल होस्ट नहीं होते, सिंगल होस्ट होता, यानी सिर्फ ह्यूमन होस्ट होते हैं, नॉन ह्यूमन होस्ट नहीं होते। ठीक है। दूसरा, इनमें डायरेक्ट ट्रांसमिशन होती है, इनमें वेक्टर या व्हीकल बॉन्ड ट्रांसमिशन नहीं होती। जैसे हमारी जितनी भी वेक्टर और व्हीकल बॉन्ड ट्रांसमिशन हैं वो हम लोग नहीं उसको कंट्रोल कर पाए। तीसरी कंडीशन ये है कि इसका कोई भी नॉन ह्यूमन रेजरवायर नहीं होना चाहिए। अगर ये ऑर्गेनिज्म किसी नॉन ह्यूमन रेजरवायर में पड़ा हुआ है तो दैट मीन्स कि हर्ड इम्यूनिटी इफेक्टिव नहीं होगी। और चौथी कंडीशन ये है कि अगर तो किसी को क्लिनिकल इन्फेक्शन हो गया है, लेट्स सपोज चिकन पॉक्स हो जाते हैं, तो चिकन पॉक्स के बाद लाइफ लॉन्ग सॉलिड इम्यूनिटी हो जाती है। तो अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो दैट मीन्स कि एक सॉलिड इम्यूनिटी होगी लाइफ लॉन्ग। जैसे अभी हम कोविड पे बात कर रहे हैं कि पता नहीं एक इन्फेक्शन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है कि नहीं देता, अभी इस पे डिबेट चल रही। तो हमारा ये हर्ड इम्यूनिटी सिर्फ उन इन्फेक्शंस में काम करेगी जिसमें क्लिनिकल इन्फेक्शन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देंगे। तो ये 4 कंडीशंस हैं फॉर हर्ड इम्यूनिटी। नंबर 1 is single host, number 2 is direct transmission, number 3 is no non-human reservoir, and number 4 is clinical infection must induce solid immunity. ठीक है जी। ओके। और परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन है ये वेरी करता है और ये विरुलेंस पे डिपेंड करता है कि कितनी जो डिजीज है वो कितनी कम्युनिकेबल है, वो कितनी ज्यादा मतलब एक पॉपुलेशन से दूसरी मतलब एक बंदे से दूसरी बंदे में कितनी जल्दी ट्रांसमिट होती है। ठीक है। जैसे मीजल्स की एग्जांपल मैम ने दी हुई है कि 94% मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि आपकी पॉपुलेशन 94% तक अगर आप उसको इम्यूनाइज करेंगे तो बाकी फिर जो है वो ऑटोमेटिकली हर्ड इम्यूनिटी की वजह से प्रोटेक्ट हो जाएंगे। अब ये नेक्स्ट एक मैम ने एक डायग्राम दी थी कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस थे पोलियो के और नीचे एक्चुअल नंबर ऑफ केसेस थे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो आए थे। और ये जो रिडक्शन इन्हें मिली थी एक्चुअल एक्सपेक्टेड और एक्चुअल में, दिस इज बिकॉज ऑफ द हर्ड इम्यूनिटी। जैसे जैसे ये इनकी वैक्सीनेशन जो है वो इफेक्टिव होती गई, वैक्सीनेशन का को ये एक्सपैंड करते गए, वैसे वैसे क्योंकि ज्यादा लोग जो है वो इम्यूनाइज हो गए और हर्ड इम्यूनिटी इफेक्टिव होती गई। तो जो ये नंबर ऑफ केसेस एक्सपेक्ट कर रहे थे उतने नहीं आए, बल्कि उससे कम रिपोर्ट होना शुरू हुए अंटिल टाइम इज रीच के इनके पास से पोलियो बिल्कुल एरेडिकेट हो गया। बाहर आप चले जाएं तो वहां पे पोलियो का एक भी केस नहीं रिपोर्ट होता। ये समझ आ गया आपको? एक इन स्लाइड पे ओपन कर देना डायग्राम की, तो मे बी ज्यादा। हाँ जी प्लीज। 50 ये किसने स्लाइड किसने शेयर की हुई है? क्या कह रहे हैं? अनुज ने कहा था ऊंचा बोल दिएगा। स्लाइड शेयर कर दें प्लीज। हाँ हो गई। ठीक है जी। ये ऊपर देखेंगे तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ केसेस इफ इफेक्ट लिमिटेड टू वैक्सीन्स, और नीचे है नंबर ऑफ केसेस ऑब्जर्व। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ हर्ड इम्यूनिटी। मतलब जो उनकी प्रोजेक्शन थी कि इतने केसेस होने चाहिए उतने केसेस रिपोर्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि हर्ड इम्यूनिटी हो गई। जब एक बंदे के इर्द गिर्द, लेट्स सपोज एक बंदे के इर्द गिर्द 5 लोग हैं और 5 में से 4 लोग ऑलरेडी मतलब उनको वो इम्यूनाइज्ड है। ठीक है। तो बहुत कम चांसेस हैं कि 5वां बंदा उस दरमियान वाले बंदे को इन्फेक्ट कर सकेगा। ठीक है। तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाते हैं। ठीक है जी। आगे आते हैं। अब स्लाइड नंबर 52 पे आ जाएं प्लीज।
अब इंक्यूबेशन पीरियड को डिफाइन कर दे प्लीज, ये तो बड़ा आसान है। हेलो, वो टाइम इंटरवल जिसमें जो इन्फेक्शियस एजेंट एंटर होता है और टू द टाइम ऑफ द ऑनसेट जब वो क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स शो करता है, एग्जैक्टली दरमियान का जो पीरियड है इंक्यूबेशन पीरियड। जब बंदा, लेट्स सपोज कि आपके इर्द गिर्द किसी को फ्लू हुआ, आपको फ्लू नहीं था, आपका पहला इनकाउंटर उस बंदे से हुआ और टिल द टाइम जब आपको भी फ्लू के सिम्टम्स आना शुरू हुए, दैट इज द इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है। और इंक्यूबेशन पीरियड बेसिकली मतलब ये क्वेश्चन समटाइम आ जाता है कि डिजीज फौरन से क्यों नहीं हो जाती, ये इसमें वो वाला जवाब है कि इंक्यूबेशन पीरियड इसलिए जरूरी होता है कि जब एक ऑर्गेनिज्म एंटर होता है तो उसका एक क्रिटिकल मास या एक थ्रेशोल्ड मास रिक्वायर्ड होता है बॉडी के अंदर जाके प्रॉपर साइंस एंड सिम्टम्स प्रोड्यूस करने के लिए। तो एट ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड वो जो ऑर्गेनिज्म है, आइदर बैक्टीरिया, वायरस या फंगस, वो एक्टिवली मल्टीप्लाई कर रहा होता अपने आप को, ताकि वो एक थ्रेशोल्ड मास या क्रिटिकल मास अचीव कर सके इन्फेक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए बॉडी में। ठीक है। और इंक्यूबेशन पीरियड किन दो फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है? ये डिपेंड कर रहा होता है साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, और दूसरा ये लोडिंग डोज पे, और तीसरा ये विरुलेंस पे कि इन्फेक्शियस एजेंट कितना विरुलेंट है। अगर तो वो ज्यादा विरुलेंट होगा तो वो जल्दी इन्फेक्शन कॉज करेगा, इंक्यूबेशन पीरियड उतना छोटा होगा। अगर तो लोडिंग डोज ज्यादा है यानी आपका एक्सपोजर टाइम ज्यादा है, आप ज्यादा एक्सपोज हुए हैं, ठीक है, तो आप, इसका मतलब है कि वो नंबर ऑफ बैक्टीरिया, लेट सपोज अगर आप फ्लू के बंदे के पास ज्यादा देर बैठे रहे हैं तो आपके एयर ड्रॉपलेट्स के थ्रू नंबर ऑफ बैक्टीरिया या नंबर ऑफ वायरस ज्यादा आपके अंदर गया, तो आपकी जो लोडिंग डोज है दैट इज बिगर, तो आपको उतना इंक्यूबेशन टाइम कम लगेगा। क्योंकि अगर एक वायरस अंदर जाके मल्टीप्लाई होके 100 वायरस बनाएगा जितनी देर में, उतनी देर में अगर आपके 10 वायरस गए हैं तो वो 1000 वायरस बना चुके होंगे उतनी टाइम में, और वो इन्फेक्शन का टाइम होने का टाइम कम हो जाएगा। ठीक है। और तीसरी जो चीज है वो मैंने आपको बताई थी कि साइट ऑफ इन्फेक्शन या सुपरफिशियल है या डीप है, ये उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक। डॉक्टर अली, मुझे एक थोड़ी सी चीज बताइएगा, क्या इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो सब क्लिनिकल उसके अंदर आ सकता है? सब क्लिनिकल डिजीज के अंदर इंक्यूबेशन पीरियड मतलब ये उससे अलग से उसके अंदर आएगा? इंक्यूबेशन देखें, इंक्यूबेशन जो पीरियड है ना, इसमें आपको डिजीज, ये एक तो इन्फेक्शियस, एक देखें जो इंक्यूबेशन पीरियड है ना, एक तो ये इन्फेक्शियस डिजीज की टर्मिनोलॉजी है, ठीक है, और इसमें डिजीज होनी ही होनी है, ठीक है, तो ये सब क्लिनिकल की पार्ट हो सकता है, ठीक है। हेलो जी जी ठीक है, थैंक यू। हेलो, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलते हैं। ये डिफरेंट डिजीजेस की डायग्राम्स है कि डिफरेंट डिजीजेस का क्या है, और जैसे हम डाउन द कॉलम जाते हैं तो हमें पता लगता है कि जी इन्फ्लुएंजा से नीचे हेपेटाइटिस बी में चले जाए तो हमारे ओवर द डेज इंक्यूबेशन पीरियड, ये डिफरेंट वायरल डिसऑर्डर्स के, सबसे कम इन्फ्लुएंजा का है, सबसे ज्यादा हेपेटाइटिस बी का। आगे चलते हैं। अच्छा जी, लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब तक जो मुझे इस पूरे लेक्चर में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लगे हैं तो हर्ड इम्यूनिटी के बाद दूसरा ये है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी प्रिवेंशन। और मैंने कल जिक्र भी किया था कि ये जो है ना लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन, ये आपको किसी भी डिजीज पे अप्लाई करने के लिए हो सकता है देने, क्योंकि मुझे जो रिफा का एग्जाम आया था उसमें क्वेश्चन आया था कि आपने ओबेसिटी पे, हाइपरटेंशन पे और कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस पे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। अब प्राइमरी प्रिवेंशन को, जो यहाँ पे मैम ने तो नहीं लिखा हुआ लेकिन हमें उधर पढ़ाया था, इसका एक अदर एक दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं।
अगर आप ये लोग कहीं लिख लें ये चीज, प्राइमरी प्रिवेंशन को हम कहते हैं इम्यूनाइजेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। इसमें हम दो काम करते हैं, या तो हम इम्यूनाइज कर देते हैं या हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले आप तीनों के नाम लिख लें। सेकेंडरी प्रिवेंशन को हम अर्ली डायग्नोसिस और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट कहते हैं। ठीक है, अगर आपको कुछ ज़हन में नहीं आ रहा ना, ये तीन टर्मिनोलॉजीज अगर आपने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी की याद की हुई है ना, तो आप अपनी कहानी खुद ही बिल्डअप कर लें। और टर्शरी प्रिवेंशन को रिहेबिलिटेशन और डिसेबिलिटी लिमिटेशन कहते हैं। सेकेंडरी का रिपीट कर रहे हैं डॉक्टर अली। मैं फिर से रिपीट करता हूं, प्राइमरी इज इम्यूनाइजेशन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन इज अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट, एंड टर्शरी प्रिवेंशन इज रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन। सबने लिख लिया? हाँ जी, ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि प्राइमरी प्रिवेंशन में होता क्या है। अब आपने पढ़े थे कि हमारे पास दो तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं किसी भी डिजीज के लिए, मॉडिफाइबल या नॉन मॉडिफाइबल। अगर हम नॉन कम्युनिकेबल की बात करते हैं, ठीक है, मॉडिफाइबल ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम, नॉन मॉडिफाइबल ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनका हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, अगर आपने जेनेटिक पढ़े हुए हैं किसी डिजीज के, तो यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। लेकिन आप क्या चीज कर सकते हैं, आप अपने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। आपको पता है आपको हाइपरटेंशन है, आप अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें उसके अकॉर्डिंगली। आप हेल्दी खाएं, ठीक है, आप एक्सरसाइज करें, ठीक है, आप लो सॉल्ट डाइट खाएं। आप इसके अलावा अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, ठीक है, तो आप पीरियोडिक चेकअप्स रखें। दिस इज ऑल प्राइमरी प्रिवेंशन, कि आपने मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को टारगेट करना है और डिजीज को होने से बचाना है। प्राइमरी प्रिवेंशन तब काम करती है जब डिजीज बंदे में डेवलप नहीं हुई होती, लेकिन हमें ये पता होता है कि ये बंदा एट रिस्क है, क्योंकि इसके जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स, नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं वो ये हैं। ये बंदा प्री डिस्पोज है हाइपरटेंशन के लिए क्योंकि इसकी फैमिली हिस्ट्री है, इसके बाप दादा सबको ही हुई थी, ठीक है, लेकिन अभी इसको हाइपरटेंशन नहीं हुई, तो हमने इसको हाइपरटेंशन होने से बचानी है। उस पॉइंट पे आपकी जो प्रिवेंशन अप्लाई होगी वो प्राइमरी प्रिवेंशन अप्लाई होगी। दैट इज आइदर इम्यूनाइजेशन करते हैं हम, ऑब्वियसली जो इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए, अगर इन्फेक्शियस डिजीजेस की बात कर रहे हैं तो उसमें प्राइमरी प्रिवेंशन इज इम्यूनाइजेशन, बस, ठीक है। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर कोविड की बात हो रही है तो प्राइमरी प्रिवेंशन में आप क्या करेंगे, जितनी भी एहतियाती तदाबीर हमें बताई गई हैं, दिस इज ऑल प्राइमरी प्रिवेंशन। हम डिजीज को होने से बचा रहे हैं कि 6 फीट का फासला रखें। लेट सपोज हो सकता है हमें कोविड पे सवाल आ जाए, हम सॉल्व कर लेते हैं। प्राइमरी प्रिवेंशन जी, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होगा कि 6 फीट का फासला रखें, हाथ बार बार धोएं, अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स यूज करें, ठीक है, मास्क का इस्तेमाल करें, ठीक है, और जो है वो ये जितनी भी प्रिवेंशन है, क्राउडेड प्लेसेस अवॉइड करें। दिस इज ऑल प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, क्योंकि ये आप कर रहे हैं डिजीज के होने से पहले, ठीक है, क्योंकि एवरीबॉडी इज ससेप्टेबल टू कोविड-19। तो हमने प्राइमरी प्रिवेंशन में ये अप्लाई कर दिया मॉडल, ठीक है, जो हमारी एहतियाती तदाबीर है। अब आगे चलते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन की तरफ। सेकेंडरी प्रिवेंशन तब एप्लीकेबल होती है जब बंदे को डिजीज डेवलप हो गई है, आइदर वो सब क्लिनिकल या क्लिनिकल है, या तो वो प्री क्लिनिकल फेज में है या क्लिनिकल फेज में है, उसको डिजीज हो चुकी है, सॉरी सब क्लिनिकल का वर्ड, या तो वो प्री क्लिनिकल है या क्लिनिकल फेज। तो हमने अर्ली डायग्नोज करके उसको अर्ली ट्रीटमेंट देनी है ताकि हमारी जो है ना
मोर्टेलिटी वो डिक्रीज हो हमारी पॉपुलेशन। बीइंग अ पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हमारा टारगेट क्या होता है सेकेंडरी प्रिवेंशन से कि हमने मोर्टेलिटी को डिक्रीज करना है, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन की वजह से फायदा हमें क्या होता है कि हमारा डिजीज इंसिडेंस कम होता है। ये भी आप लिख लें, ये भी शायद कहीं पे दिया नहीं हुआ मैम ने, ये नहीं दिया हुआ, मैम ने अपनी स्लाइड्स में मेंशन किया हुआ कि प्राइमरी प्रिवेंशन की वजह से हमारा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि अगर ये इफेक्टिव हो जाए तो हमारा इंसिडेंस जो है डिजीज का वो कम हो जाता है, जो बर्डन है वो कम हो जाता है। सेकेंडरी प्रिवेंशन से हमारी मोर्टेलिटी डिक्रीज होती है, ठीक है। तो अगर मोर्टेलिटी डिक्रीज हो जाए, लोग कम मरना शुरू हो जाए, ठीक है, तो उस डिजीज की स्पेसिफिक डिजीज की प्रेवलेंस बढ़ जाती है। लेकिन अब आपको मेरी बात समझ आई है? जी जी। हेलो, हाँ जी जी आवाज जी पॉइंट एक्सप्लेन करें। मोर्टेलिटी डिक्रीज होगी, देखें जब बंदे कम मरेंगे एक बीमारी की वजह से, बेशक वो अगर वो क्रॉनिक डिजीज है, बंदे कम मरेंगे तो लेकिन हमारे पास बीमार बंदे तो ज्यादा है ना, तो प्रेवलेंस इंक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जब हम प्रेवलेंस में डालेंगे उन्हीं लोगों को तो प्रेवलेंस वाले ग्रुप में तो है ना, वो हमारी न्यू और ओल्ड केसेस में तो वो एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, मर नहीं रहे। जब मरने से बचा लेंगे उन्हें तो ऑब्वियसली वो डिजीज लोगों में आएंगे, और डिजीज लोगों में आएंगे तो वो प्रेवलेंस को बढ़ा देंगे। ठीक है, गॉट इट, थैंक यू। अच्छा, अब होगी सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करेंगे कि हम स्क्रीनिंग करेंगे लोगों की। कोविड-19 की अगर हम एग्जांपल लेते हैं, हम स्क्रीनिंग करेंगे, ठीक है, और जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको हम ट्रीटमेंट में डालेंगे अगर कोई पॉसिबल ट्रीटमेंट है। अगर नहीं है तो हम बता दे, लिखेंगे कि जी हमारे पास जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट मौजूद है सिम्प्टोमेटिक, हम वो करेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं टर्शरी प्रिवेंशन। टर्शरी प्रिवेंशन तब अप्लाई होती है जब किसी डिजीज की वजह से उसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी होती है और हमने या तो कॉम्प्लिकेशन को बचाना है, मेजर कॉम्प्लिकेशन को, या उस कॉम्प्लिकेशन को फिक्स करना है। इसलिए हम इसको डिसेबिलिटी लिमिटेशन और रिहेबिलिटेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड है तो हमने उसका टाइमली इलाज करके हमने उस बंदे को वेंटिलेटर पे जाने से बचाना है, ये हमारा टारगेट होता है। या हाइपरटेंशन है, हाइपरटेंशन की वजह से उसमें कार्डियोवैस्कुलर इश्यूज आ गए हैं तो हमने उसका बाईपास सर्जरी करनी है ताकि वो उसमें उसकी लाइफ क्वालिटी बेहतर हो जाए। और ये जो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी, लेट्स सपोज कार्डियोवैस्कुलर की वजह से उसकी एक्सरसाइज टॉलरेंस कम हो गई है, ठीक है, या लाइफ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, ठीक है, ये डिसेबिलिटी आ गई उसमें, तो हमने क्या किया, हमने बाईपास सर्जरी कर हाइपरटेंशन के बाद कार्डियोवैस्कुलर इश्यू के लिए। और जब हमने उसकी बाईपास सर्जरी की तो हमने उसकी डिसेबिलिटी को लिमिट किया और उसकी लाइफ को इंप्रूव किया, हमने उसको रिहेबिलिटेट किया। दिस इज टर्शियरी प्रिवेंशन। ओके, अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो अभी पूछ ले। डॉक्टर अनी, मैम ने हमें एक और कॉन्सेप्ट बताया था, लाइक प्राइमरी प्रिवेंशन से पहले भी एक प्रिवेंशन होता है, प्राइमोडियल होता है, प्राइमोडियल होता है। वो भी मुझे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मैंने ही मेंशन किया था मैम को कि मैम इससे पहले भी एक प्राइमोडियल भी होता। वो मैंने डेलिबरेटली नहीं किया क्योंकि वो मैम ने अपनी स्लाइड्स में भी नहीं डाला हुआ। जो प्राइमोडियल होता है ना, उसमें हम इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स पे को इनहिबिट, मतलब जो रिस्क फैक्टर्स है ना जितने, हम उनको कम्युनिटी में जो है उनकी इमरजेंस पे काम कर रहे होते हैं कि वो इमर्ज ही ना करें रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। प्राइमरी और प्राइमोडियल का डिफरेंस ये है, मैं आपको समझाता हूं कि प्राइमरी में रिस्क फैक्टर्स हैं, ठीक है, और हम उन एग्जिस्टेंट रिस्क फैक्टर्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। जबकि प्राइमोडियल में वो रिस्क
फैक्टर्स को हम इमर्ज होने से बचा रहे हैं थ्रू वेरियस कैंपेन्स, थ्रू वेरियस हेल्थ प्रोग्राम्स। हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि जी किसी भी डिजीज के बारे में। दिस इज प्राइमोडियल प्रिवेंशन। ठीक है डॉक्टर। अच्छा जी, आगे से ये जो है ना अच्छा कि आपने एक एग्जांपल से इसको अपने पेपर में सॉल्व किया था और आपके फुल मार्क्स जी, मैं आपको बताता हूँ। वो एग्जांपल थी, मैं वो खोल लेता हूँ ताकि जो है ना मैं वो आपके साथ शेयर भी कर लूंगा। मुझे वो एग्जांपल आई थी हाइपरटेंशन की, और मैंने उस पर प्राइमोडियल भी अप्लाई किया था। नहीं, प्राइमरी से अप्लाई किया था, प्राइमोडियल मैंने एक और पे अप्लाई किया था, क्योंकि हमारे जो सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन थी ना वो डिफरेंट थी, तो हमारे 2 पेपर्स में ये सवाल आ गया था 2 डिफरेंट डिजीजेस पर। मैं वो भी ढूंढूंगा आपके लिए। अच्छा, हमारे क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स टेकन टू अवॉइड हाइपरटेंशन। तो क्वेश्चन ये था, लेकिन 99% क्लास ने इसको मिस इंटरप्रेट किया और लोगों ने इसको लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन अप्लाई नहीं किया, एंड आई वाज द ओनली वन जिसने लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन अप्लाई किए, जिसकी वजह से मुझे नंबर मिले। ठीक है, और उसमें फिर जब मैंने प्राइमरी प्रिवेंशन पे आया तो मैंने हेडिंग्स दी कि जी अगर प्राइमरी प्रिवेंशन है हाइपरटेंशन के लिए हमें करनी है, तो हमें क्या करना है कि हमें हेल्दी वेट मेंटेन करना है, हमें ओबीस नहीं होना। उस ओबीस ना होने के लिए मैंने 1 या 2 लाइनों में लिखा कि हमें, ठीक है, अगर ओबेसिटी है तो उसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, क्यों रिस्क ज्यादा है, और अगर मैं अपना वो कंट्रोल कर लूंगा तो उसका क्या फायदा होगा। सिर्फ 2 लाइनों में। आगे मैंने लिखा कि मैं बैलेंस डाइट, ईट अ बैलेंस डाइट हेडिंग दी, उसमें 2 लाइनें लिखी। फिर लो सॉल्ट इनटेक की हेडिंग दी, उसमें 2 लाइनें लिखी। रेगुलर एक्सरसाइज की हेडिंग दी, उसमें 2 लाइनें लिखी। क्विट स्मोकिंग की हेडिंग दी, इफ स्मोकर, उसमें 2 लाइनें लिखी। क्विट अल्कोहल इनटेक, उसमें 2 लाइनें लिखी। रेगुलर मॉनिटरिंग की हेडिंग दी, उसमें 2 लाइनें लिखी। एडिक्वेट स्लीप की हेडिंग दी, उसमें 2 लाइनें लिखी। स्ट्रेस मैनेजमेंट की हेडिंग दी, रिड्यूस कॉफी इनटेक की हेडिंग दी, मैनेजिंग कोमॉर्बिड कंडीशंस की हेडिंग दी। तो ये एक प्राइमरी प्रिवेंशन में मैंने ये सारी हेडिंग्स दी जस्ट फॉर हाइपरटेंशन। ठीक है, ये वो सारी चीजें हैं जो कि हम कर रहे हैं, हाइपरटेंशन को डेवलप होने से बचा रहे हैं अपने पेशेंट को। ठीक है, तो प्राइमरी प्रिवेंशन अप्लाई की, ये वो सारी चीजें हैं कि मैं अपने बीइंग पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट लोगों को बता रहा हूं कि ये काम ना करें ताकि आपको इन फ्यूचर हाइपरटेंशन ना हो। लेकिन एक दफा अगर हाइपरटेंशन हो गई तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में अर्ली डायग्नोसिस, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट आएगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा कि जिनका मुझे पता है कि इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, मैं उनको एडवाइस करूंगा कि वो अपनी रिकॉर्ड या डायरी मेंटेन करें। ठीक है, और अगर तो उनका ब्लड प्रेशर प्री हाइपरटेंसिव फेज में आ गया है, ठीक है, तो वो फौरन से पहले अपने डॉक्टर को कंसल्ट करे और एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस पे आए। और उसके मैंने 2-4 मेन नाम लिखे थे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज करें, ARBs, या वो जो मेडिसिन हैं उनकी जस्ट मैंने नाम मेंशन कर दिए थे। एक पैराग्राफ मैंने इसका बनाया था सेकेंडरी प्रिवेंशन का, और टर्शियरी प्रिवेंशन में मैंने ये लिखा था, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। रिहेबिलिटेशन एंड डिसेबिलिटी लिमिटेशन, दिस डोमेन इंक्लूड्स सर्जिकल एंड non-surgical medical interventions to limit the damage caused by complications. For example, hypertension may lead to stroke, and hence managing, limiting, as well as reversing disability to maximum extent possible comes under umbrella of tertiary prevention. अब आपको समझ आया कि कैसे लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन अप्लाई करने हैं आप? एग्जैक्टली। सारा दोबारा बता दूं? नहीं, टर्शियरी वाला। अच्छा, टर्शियरी वाला मैं आपको दोबारा बताता हूँ। Rehabilitation and disability limitation. This domain includes surgical and non-surgical / medical interventions